तो हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि हमारी आधी लाइफ तो निकल जाती है बुजुर्गों की बात समझने में और बची हुई आधी लाइफ निकल जाती है अपनी बात बच्चों को समझाने में। वो बात जो हम अपने बुजुर्गों से नहीं सीखना चाहते, हम अपने बच्चों को अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सिखाना चाहते हैं। जरा सोचिए क्या ये संभव है और ऐसा क्यों होता है। इसी पर हमने बात की थी फर्स्ट वीडियो में बेबी बूमर्स के बारे में, एक ऐसी जनरेशन जिसने स्ट्रगल किया है। और आज हम बात करेंगे जो उस जनरेशन के बारे में जो बेबी बूमर्स के बच्चे हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। ये जनरेशन पैदा हुई थी 1970 से लेके 80 के बीच में, लेकिन 1970 के पहले 5 साल यानी 65 to 70 और 1980 के बाद के 5 साल यानी कि 80 से 85 के जो पैदाइश है उनके भी कुछ सिम्टम्स इसके मिलेंगे। हो सकता है कुछ सिम्टम्स नेक्स्ट जनरेशन या प्रीवियस जनरेशन के मिले और हो सकता है कि कुछ इनसे मिले, तो उनको हम हाइब्रिड जनरेशन बोल देता हूं मैं तो अक्सर। लेकिन यहाँ हमें जानना जरूरी है कि मैं भी इसी जनरेशन का हूँ, 1972 की पैदाइश है। तो 70 से 80 के जनरेशन के पहली जनरेशन ने यानी कि बेबी बूमर्स ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी तरह से अपने बच्चों को परवरिश देने की कोशिश की। जो लाइफ में उनके अर्ली एज में जो उनके डेफिशिट था वो उनको पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने बच्चों को खिलाया, बच्चों को पिलाया, बच्चों को अच्छी ड्रेस दी, अच्छे स्कूल में पढ़ाया और यहाँ तक कि बच्चों को साइकिल दिलाई, स्कूटी दिलाई। और ये सब चीज़ उनको समय के साथ बच्चों को करने में बड़ी खुशी मिलती थी क्योंकि वो अपनी लाइफ में ये सब नहीं कर पाए थे। और ये चीज़ें उन्होंने अपने बच्चों को पूरा करके एक अलग से अचीवमेंट की फीलिंग दी। और समाज में यदि आपके बच्चे के पास साइकिल है, आपका बच्चा एक अच्छी स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो ये प्रेस्टिजियस माना जाने लगा था। लेकिन इनके पेरेंट्स इनको हमेशा अंडर एस्टिमेट करते रहे। ये हमेशा ही मानते रहे कि ये पला बड़ा है, बहुत प्रोटेक्शन में बड़ा है, इसको हर जगह हैंड होल्डिंग की जरूरत है। और इसी कारण से ये अपने वर्किंग एटीट्यूड में, स्टाइल में एक्यूरेट रहने की कोशिश करते हैं। और आज भी आपने देखा होगा हमारी जनरेशन के जो लोग हैं परफेक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने काम को परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और जब नेक्स्ट जनरेशन परफेक्ट नहीं करती है तो इनको इरिटेशन होती है। यदि आपको भी ऐसा होता है तो आप जान लीजिएगा कि आप इसी जनरेशन से बिलोंग करते हैं। और ये ज़्यादातर लोग हो सकता है कि इस जनरेशन के मुझे सुने, तो इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा और रिलेट कीजिएगा, क्या ऐसा आपके साथ हुआ है। रेलवे की यदि हम बात करते हैं, रेलवे की टिकट कैसे बुक कराइए कि यदि आपको दिल्ली से कलकत्ता जाना है तो दिल्ली से आपने कलकत्ता तो टिकट ले ली, 60 दिन पहले काउंटर पे जाकर मैनुअल टिकट, जो कार्ड वाली टिकट आया करती थी, वो लेते थे। और साथ में जब उन्होंने कलकत्ता से वापस दिल्ली आना है तो इमेजिन करो कैसे आएंगे। आप तो ये कहेंगे कि बना लो टिकट, लेकिन इन्होंने कलकत्ता में अपने किसी रिलेटिव को बोलना पड़ता था कि मुझे रिटर्न टिकट 17 तारीख की अगले महीने की बना के दो। वो रिलेटिव 2-5 दिन लगाता था, लाइन में लगना पड़ता था, बड़ी बड़ी लाइन हुआ करती थी, ब्रोकर्स का काम हुआ करता था, ब्रोकर्स को बोल दिया करते थे। और इस तरह से उन्होंने टिकट बनाई है। और टिकट कोरियर से या स्पीड पोस्ट से वापस कल दिल्ली उसके होम टाउन पे, उसके घर पे आती थी, तब जाके वो ट्रेवल कर पाता था। यानी कि फिजिकल टिकट रखना उसकी कंपल्सरी थी। यहाँ वो रिजर्वेशन कर रहा था, लेकिन साथ में ये चैलेंज उसके सामने था कि रिटर्न का क्या होगा या बिना टिकट के रिटर्न। बहुत अर्ली वाले लोग हैं वो तो शायद बिना टिकट के आते थे या विदाउट रिजर्वेशन आना पड़ता था उनको। लेकिन ये जनरेशन ने ये चीज़ें फेस किए। और यहाँ से जब पहली बार डिजिटल टिकट यानी कि कंप्यूटराइज टिकट बनने लगी तो नेटवर्क से जुड़ गया, वीसेट से सारे कंप्यूटर जुड़ गए और 40 रुपये पर पैसेंजर एक्स्ट्रा मिलने लगा। यदि आप जिस जगह से टिकट बना रहे हैं उसकी जगह दूसरी जगह से यहाँ की टिकट बना रहे हैं तो आपको 40 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ते थे। तो यानी कि आप दिल्ली में बैठकर बॉम्बे टू कलकत्ता टिकट बना सकते थे, 40 रुपये देने पड़ते थे। ये इनको बहुत रिलैक्स देने लगा। पीसीओ जब आया तो इनको बहुत रिलैक्स हुआ। पोस्ट कार्ड, एनवलप तो ये जानते थे, समझते थे, लेकिन फैक्स, टेलीप्रिंटर और यहाँ तक आते आते एसएमएस वगैरह भी ये करने लग गए थे, पेजर भी यूज करने लग गए थे। पिछली जनरेशन यानी कि बेबी बूमर्स ने जहाँ 97% इनकम टैक्स देखा है, इन्होंने 20 से 40% तक का इनकम टैक्स देखा है। तो ये ब्लैक और व्हाइट को थोड़ा कम करने लगे हैं। जहाँ पिछली जनरेशन का एक ही उद्देश्य था कि मुझे पैसा कमाना है, इनका उद्देश्य था कि पैसा सिर्फ कमाने से काम नहीं चलेगा, व्हाइट की कैपिटल तैयार करनी है। ये भी भावना इनमें आने लग गई थी। लेकिन ये जनरेशन जहाँ जॉब करते थे वहाँ के प्रति ज़्यादा लॉयल हुआ करते थे। ये जनरेशन अपनी पुरानी जनरेशन से तो कम, लेकिन फिर भी काफ़ी लॉयल हुआ करते थे, अपने पेरेंट्स के प्रति काफ़ी लॉयल हुआ करते थे। और हमारी इस जनरेशन ने अपनी पिछली जनरेशन से पेशेंस थोड़ा कम है या उनसे कम सीखा है। रीज़न साफ है कि इस समय पेजर और मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, फैक्स मशीनें, टेलीफोन,
पीसीओ, ये सब चीजें आ चुकी थी। तो हमें ऐसा लगता था कि ये क्या है कि 10 दिन तक इंतजार करो एक लेटर का, जबकि पिछली जनरेशन ने एक लेटर को पहुंचने का 10 दिन तक का पेशेंस होता था। यहाँ हम फोन करना चाहते थे, यदि हम कहीं बाहर जाते थे तो हम घर पर अपनी पहुंच की खबर पीसीओ से कॉल करके दिया करते थे। हालांकि बात कम करते थे क्योंकि कॉस्टिंग उस समय बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ये जनरेशन साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से बाइक और बाइक से कार में पहुंच गई है। ये जनरेशन को सुविधाएं पूरी मिली है, इसलिए लग्जरी को अफोर्ड किया है। इनकी पिछली जनरेशन ने स्ट्रगल किया है किस चीज के लिए? बेसिक नीड के लिए। इन्होंने बेसिक नीड, इनकी प्रॉब्लम नहीं थी, इनको लग्जरी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम को पाना और उसको खरीदना इनके लिए अचीवमेंट माना जाने लगा था। जनरली इनके संबंध अपने प्रीवियस जनरेशन यानी बेबी बूमर जनरेशन ने करवाए हैं। कैसे? उनके रिलेशंस के बेसिस पर, क्योंकि उस रिलेशन के आधार पर इनके संबंध हो गए। लेकिन यहाँ आते आते एक ट्विस्ट आता है कि इन्होंने ये देखा, इस जनरेशन ने ये देखा कि जो संबंध हमारे रिलेटिव्स ने कराए हैं उनमें कहीं ना कहीं ओलवा मिलता है। ओलवा मतलब कि कंप्लेन मिलती है। यदि उनको कंप्लेन मिली तो अब ये जनरेशन इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहती। वो नहीं चाहती कि अपनी जनरेशन को आगे वाली जनरेशन के संबंध बताएं, या इस तरह की इनकी नेटवर्किंग नहीं थी। ये अपने आप में मस्त रहते थे। तो इनकी नेक्स्ट जनरेशन में संबंध में इनको प्रॉब्लम आने लगी है और इन्होंने अपनी शादी अपने पेरेंट्स की इच्छा से की है। ज़्यादातर लोगों ने अपने पेरेंट्स की इच्छा से की है और या फिर उनके सहमति से की है। पहली बार इन्होंने शादी से पहले अपनी दुल्हन को देखा है, अपनी वाइफ को देखा है, उनसे बात की है, फिर शादी हुई है। घूमने फिरने के नाम पर इन्होंने रिश्तेदारी को कम तवज्जो दी है। यानी कि रिश्तेदारी में यदि कभी शादी में जाते हैं या पेरेंट्स के कहने से शादी में गए हैं तो वो रिश्तेदारी निभाने के लिए या फॉर्मेलिटीज के लिए या सोशल ऑब्लिगेशन निभाने के लिए ज़्यादा किया गया है, न कि दिल से गए। घूमने फिरने का इन्होंने शौक पाला है और इंडियन हिल स्टेशन पे जाना, बीचेस पे जाना इन्होंने अपनी ड्रीम समझा है। हर 2-3 साल में, 1-2 साल में घूमना इन्होंने अपने ग्रुप में अपने आप को एस्टेब्लिश करने में काम में लिया है। ये अपने में मस्त रहना, अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों के साथ मस्त रहना इनको ज्यादा पसंद है। पेरेंट्स को तीर्थ यात्राएं कराना इनकी एक अच्छी अचीवमेंट मानी जाती थी और यहाँ तक कि इन्होंने खुद ने भी तीर्थ यात्राएं की है। देशभक्ति की भावनाएं इस जनरेशन में पिछले जनरेशन से कब है? इसका रीजन क्लियर है। 65 और 71 के वार में जो क्राइसिस पिछली जनरेशन देखा है वो इस जनरेशन ने नहीं देखा है। यानी कि ये जनरेशन ने वो देशभक्ति का वो जज्बा अंदर से नहीं आया। स्कूलिंग यहाँ तक आते आते कॉन्वेंट हो गई थी तो वो जो देशभक्ति की बातें थी वो कम होने लगी। और यहाँ इन्होंने कारगिल वार, छोटे मोटे वार जरूर देखे, उस समय अपनी पिछली जनरेशन से सीखकर थोड़ा थोड़ा सा देशभक्ति पर इनका रुझान हुआ है, लेकिन उतने ज्यादा देशभक्त नहीं है जितने की पिछली जनरेशन हुआ करती थी। इनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल की यदि हम बात करें तो ये अपने पिछले जनरेशन की तरह एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन साथ साथ इस जनरेशन ने एक और एक्सपीरियंस किया है, वो है 1992 का हर्षद मेहता क्रैश। और उस क्रैश में ज्यादातर लोगों ने पैसा गंवाया है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। ज्यादातर लोगों ने उस समय के बाद में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया। और यहां तक कि ये जनरेशन, यदि आप बात करते हैं कि शेयर बाजार का काम करता है तो सीधा उसको हर्षद मेहता से ही जोड़ते हैं, क्योंकि वो इनके दिल, दिमाग और मस्तिष्क में अच्छी तरह से बैठा हुआ है। क्योंकि इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक मार्केट इनसे छुटा हुआ नहीं है और 10-10, 5-5 शेयर में आज भी ट्रेड करते हैं। और ट्रेड करने की स्टाइल वही है कि ब्रोकर को फोन करना। हो सकता है पिछले 2-5 सालों में इन्होंने ऑनलाइन ब्रोकर्स को यूज करते हुए अपना अकाउंट खोल लिया हो, लेकिन आज भी वो ब्रोकर्स को फोन करके 10 शेयर नीचे में बाई करने में लगा देना, 10 बेचने में लगा देना और भाव आ जाए तो बता देना। और जब भाव आ जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, इसको सेलिंग रेट और बढ़ा दो, शायद मैं ऊंचा बेचूंगा, अभी तो बढ़ रहा है। तो इस तरह का इनका सेटअप है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। रियल एस्टेट, यदि इनकी पिछली जनरेशन ने रियल एस्टेट किया है तो आप लकी हो। यदि इसकी पिछली जनरेशन ने रियल एस्टेट किया है तो इन्होंने सीखा है रियल एस्टेट बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है और इन्होंने फर्स्ट डे से ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को ध्यान दिया है और ये सुपर रिच क्लास पे पहुंच गए हैं। यदि रियल एस्टेट नहीं किया है, ये एज ए फर्स्ट जनरेशन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी इन्होंने ठीक किया है और इनका रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा एक्सपेंस लेके रहे हैं। तो ये जनरेशन एक्स यानी कि 1970 से 80 की वो जनरेशन है जिन्होंने बच्चों को वो सब देने की कोशिश की है जो उनको नहीं मिल पाया था। वो हो सकता है कि ये जनरेशन ने पंखे में या कूलर में बैठ के पढ़ाई की हो, बच्चों को इन्होंने एसी में बैठ के पढ़ाना कोशिश की है। इन्होंने बच्चों को बाहर भेजना कोशिश की है कि बाहर भेज के पढ़ाई करी
जाए बच्चों को। इन्होंने अपने बच्चों को 18 साल से पहले ही बाइक दे दी है, चाहे लाइसेंस नहीं मिला हो, और यदि नहीं मिला तो ये जुगाड़ करना जानते थे और 17 साल में 18 साल एज दिखाकर इन्होंने लाइसेंस दिलाने की कोशिश की है। लेकिन इनके बच्चों को लग्जरी साथ में एक्सपीरियंस हुआ है और लग्जरी के साथ जिए हैं। इन्होंने अपने प्रीमियम टाइम तक यानी कि 40-50 साल तक तो शायद फॉरेन ट्रेवल नहीं किया होगा, लेकिन जब बच्चे इनके 15-20 साल के हो गए या इससे बड़े हो गए तो इन्होंने 2010 के बाद में फॉरेन ट्रेवल का भी एक्सपीरियंस किया है और अब तो इनकी फर्स्ट चॉइस बनती जा रही है फॉरेन ट्रेवल करना। ये वो जनरेशन है जिसने मारुति पहली बार देखी थी, यानी कि बहुत सस्ती 85,000 की कार जिन्होंने देखी है, और मारुति के बाद में हुंडई थोड़ा 10 साल बाद में आई थी जिनको इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, और मारुति घर घर की कार हो गई, इस तरह का इन्होंने एक्सपीरियंस किया है। इनमें से ज्यादातर लोगों की फर्स्ट कार मारुति रही होगी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना इनके लिए लग्जरी था, शौक था। नया टीवी, नया फ्रिज, नया एसी लेना, यहाँ तक कि टीवी के साथ साथ वीसीआर लेना, वीसीपी लेना और बाजार से किराए पर मूवीज की कैसेट लाकर देखना शायद इनको शौक होता था। फ्राइडे, सैटरडे और संडे तो शायद इनकी पिक्चर देखे में निकल जाते थे, और होता था ऐसा कि जो लोग खरीद नहीं पाते थे वो वीसीआर को किराए पे लेके आते थे, सैटरडे नाइट को किराए पे लेके आते थे और एक रात में 4-4, 5-5 मूवी फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते थे, और इस तरह से ऐसा लगता था कि पूरे पैसे वसूल के और एक नाइट के वीसीआर के पैसे किराए पे दिया करते थे। जहां तक ट्रेवल की बात करते हैं, रेलवे ट्रेवल में इन्होंने थर्ड एसी और स्लीपर में रिजर्व कंपार्टमेंट में ट्रेवल करना सीख लिया है, और यदि आप अपर मिडिल क्लास में पहुंच गए तो आज ये सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में भी ट्रेवल करना पसंद कर रहे हैं। ये वो जनरेशन है जिन्होंने लग्जरी को एंजॉय करना स्टार्ट किया है। इन्होंने वो गांव की नीम के पेड़ के नीचे बैठने से लेकर और आज इलेक्ट्रॉनिक्स बड़े बड़े शोरूम्स में जाना, मॉल्स में जाना इन्होंने बहुत करीब से देखा है और इस जर्नी को एक्सपीरियंस किया है। तो एक्सपीरियंस के मामले में ये सबसे ज्यादा आगे है। घर से बाहर होटल में जाकर खाना खाना, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार खाना खाना इनकी चॉइस होने लगी है, क्योंकि ये अपने आप में कुछ बन गए हैं और खर्चा कर सकते हैं, बच्चों को वो खुशी दे सकते हैं जो शायद इनको अपने बचपन में नहीं मिली। इनकी टॉप एक्टर्स लिस्ट को देखें तो हम अमिताभ बच्चन, सनी देओल, धर्मेंद्र, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, ये सब इनके एक्टर्स हुआ करते थे। एक्ट्रेस की बात करें तो ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, श्रीदेवी। हीरो ने डांस करना फर्स्ट टाइम इन जनरेशन के साथ स्टार्ट किया है, यानी कि जितेंद्र ने सबसे पहले बताया कि हीरो भी डांस कर सकता है। इससे पहले कभी हीरो डांस नहीं किया करते थे, ये हीरोइंस का काम हुआ करता था डांस करना। जितेंद्र के बाद में अमिताभ बच्चन ने थोड़े थोड़े डांस करके स्टेप्स लेने चालू किए। गोविंदा ने तो डांस में नए कमाल कर दिए, और यहाँ तक कि उसके बाद की जनरेशन में ही हीरोइंस के इक्वलेंट डांस करने लगे थे। आपको याद होगा मिथुन का वो गाना जिसमें आई एम ए डिस्को डांसर, और हाँ आपको याद होगा जितेंद्र का वो गाना जो हिम्मत वाला में उसने हीरोइन के साथ, शायद जयप्रदा हीरोइन रही होगी, उसके साथ उसने डांस किया, उसी ताल के साथ डांस किया। और यही जनरेशन थी जिसने माइकल जैक्सन को ब्रेक डांस करते हुए देखा है, और माइकल जैक्सन के साथ ब्रेक डांस, डिस्को डांस के साथ में ब्रेक डांस की तरफ आया है। और इन जनरेशन की फेवरेट मूवीज क्या रही हैं, जिसे हम कहेंगे दीवार, जंजीर, कयामत से कयामत तक, दिल, घायल, मेरी जंग, एक रुका हुआ फैसला, ये बहुत टिपिकल टाइप की मूवी थी, दयावान, शराबी अमिताभ बच्चन की, मिस्टर इंडिया अनिल कपूर का, लावारिश, चांदनी या वो श्रीदेवी वाली चांदनी, तेजाब अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नमक हलाल अगेन अमिताभ बच्चन, नागिन श्रीदेवी वाली नागिन, मोहरा, और खिलाड़ी की वो सीरीज, यानी कि सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी अमिताभ बच्चन की हम, DDLJ यहाँ तक आ चुके थे, 90s के बाद की बात है, बॉर्डर, बाजीगर, डर और रोजा, रंगीला, माधुरी दीक्षित की साजन, करण अर्जुन, सनी देओल का वो गदर 1, और गोविंदा और कादिर खान की भी वो मूवीज आ चुकी थी जिसका नाम था दूल्हे राजा, राजा बाबू। तो ये जनरेशन इन मूवीज को देख के आगे बढ़े हैं, इनमें देशभक्ति की भावना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इन जनरेशन की शादी पिछले जनरेशन ने कराई है, यानी कि जो दुल्हन आई थी, यानी कि जो वाइफ है, वो आने के बाद में 20 साल तक तो साड़ी में रही है अपने घर में। उसके बाद में नई जनरेशन जब इनकी बड़ी हो गई तो 20 साल बाद में इन्होंने सलवार सूट अपनाया है, स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, और उसके 10 साल बाद में आज वो जींस में भी घूमने लगी है। तो ये जनरेशन अपने पिछली जनरेशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, और साथ ही साथ उनकी बात मानने में तवज्जो देती है, पूरा मानती है। ये जनरेशन
यदि हम कहें तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के साथ में सबसे ज़्यादा चैलेंज भी ये फील कर रही है, क्योंकि इससे आगे आने वाली जनरेशन इन जनरेशन की उतनी बात नहीं सुन रही है जो इनको चैलेंज फील होता है। इनको आज ये चैलेंज या कसावट सी फील होती है कि हमने हमारे पेरेंट्स का किया, हमने हमारे रिश्तेदारों का किया, लेकिन तुम तो हमारा ही करने को तैयार नहीं हो। ये इनका सबसे बड़ा चैलेंज इनको फील हो रहा है। इस जनरेशन की अर्ली एज यानी कि 70-80 के बीच में जो जापान का वर्ल्ड में सबसे बेस्ट और प्रीमियम टाइम था, वो टाइम था उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स जापान से आते थे, लेकिन इस जनरेशन को उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को चलाने के लिए बुकलेट पढ़नी पड़ती थी। आज में भी वही आदत है कि बुकलेट पढ़कर ही हम किसी टेप रिकॉर्डर या वीसीआर को चलाना सीखते हैं। ये जनरेशन वो है जिस समय वो गाना आया था, आपको ध्यान होगा जापान का कितना क्रेज था, ले गई दिल गुड़िया जापान की। याद है आपको वो गाना? यदि याद है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी तरह जापान का क्रेज इतना था कि सायोनारा सायोनारा, फिर कब आएगी सायोनारा। ये सायोनारा मतलब बाय बाय, जापानीज लैंग्वेज में बाय बाय को कहा जाता है। तो ये जनरेशन ने उस जापान के क्रेज को देखा है और इसके बाद की जनरेशन ने अमेरिका के क्रेज को देखा है। तो ये वो जनरेशन है जो मेरी जनरेशन है। और यदि आपको लगता है कि मैंने जो बातें की वो आपसे रिलेट करती है, यानी कि आप और हम एक ही जनरेशन है, तो यदि हम आपसे रिलेट करती है तो ये मान के चलिएगा हम उसी जनरेशन से हैं। और हमारे चैलेंजेस क्या है और हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्या है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, अपने बुजुर्गों को भेजें, अपने बच्चों को भेजें और शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतना न सिर्फ मुझे खुशी मिलेगी बल्कि मैं ये महसूस करूंगा कि मैं आपके दिल की उन बातों को जो शायद आप वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको कन्वर्ट करके मैंने आपके सामने रखा है। इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें बात करेंगे आपकी नेक्स्ट जनरेशन की, जो आपके बच्चे हैं और वो जनरेशन की लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, इस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।